तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 22 है और कल हमने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था विजिबल लाइट वाला, और उसके अंदर कल हमने सोर्स ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर एंड किया था उसको कि लाइट जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो एटम की है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमने लाइट जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि लाइट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट्स में से किस तरह निकलती है और लाइट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से किस तरह निकलती है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं हार्ड ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो गर्म इजसाम है, जो गर्म इजसाम है उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन रेडिएशंस को हम थर्मल, क्योंकि थर्मल का लफ्ज़ जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो उन रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस का नाम जो है वो देते हैं। द रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड by hot objects are known as thermal radiations। यानी कि जब किसी जिस्म को गर्म किया जाए तो ऑब्वियसली जब आप किसी जिस्म को हॉट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के जो वो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल से हीट एनर्जी लेकर एक्साइट और डी एक्साइट होंगे, और जब वो एटम्स एक्साइट और डी एक्साइट होंगे तो उनमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होगा, और उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से रेडिएशंस जो है उन ऑब्जेक्ट्स में से निकलेंगी, और इन रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस का नाम देते हैं। तो थर्मल रेडिएशन का सबसे बिग सोर्स जो है वो सन है। The big source of thermal radiation is sun। सबसे ज़्यादा जो थर्मल रेडिएशंस निकलती हैं वो सन से निकलती हैं, और ये जो सन की लाइट होती है ये डिटेक्टेबल होती है ह्यूमन आई को, यानी कि सन की लाइट जो होती है वो विजिबल रीजन में होती है। द लाइट ऑफ सन इज इन विजिबल रीजन एंड द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट इट ईजीली, और ह्यूमन आई जो है इसको ईजीली डिटेक्ट जो है वो कर सकती है, यानी कि ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी इसके लिए बहुत अच्छी है। और आपको मैंने कल सेंसिटिविटी के बारे में बताया था कि 700 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ, और 710 पावर 14 हर्ट्ज से लेकर 410 पावर 14 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी, इसके ऊपर ह्यूमन आई जो है वो इजीली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख लेती है। तो जो सन के अंदर आपको इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी मिल रही है या इतनी ज़्यादा रेडिएशन निकल रही है, उसका बेसिक वजह जो है वो है फिशन और फ्यूजन के रिएक्शन। तो जो फिशन और फ्यूजन के रिएक्शन है इनकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सन में प्रोड्यूस होती है। फिशन और फ्यूजन ये आगे आप जब जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स पढ़ेंगे थर्ड टर्म के अंदर, तो वहाँ पर बल्कि थर्ड टर्म में नहीं फोर्थ टर्म में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जो है वो ये फिशन और फ्यूजन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जब दो न्यूक्लियाई जो हैं यानी कि दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाए तो फ्यूजन रिएक्शन होता है, और जब किसी एक बड़े न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियाई में तोड़ा जाए
तो फिशन रिएक्शन होता है। तो इसके इन दोनों प्रोसेस के नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये सन में अकर कर रही हैं, ठीक है। ड्यू टू फिशन एंड फ्यूजन large amount of heat energy produced in sun। तो इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है फिशन और फ्यूजन के जो रिएक्शन है इनकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो सन में प्रोड्यूस होती है। यानी कि बेसिकली सन के अंदर जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी जो मेन सोर्सेज हैं, वो मेन सोर्सेज जो हैं वो फिशन और फ्यूजन है। यानी कि फिशन और फ्यूजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हीट एनर्जी के लिए सन में। अब इसके अलावा ये तो एक सन बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसके अलावा जो एग्जांपल है हार्ड ऑब्जेक्ट्स की, उसमें जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब है। जब जो बल्ब की फिलामेंट होती है, ये जो आम पहले बल्ब होते थे, इनकी जो फिलामेंट होती है वो फिलामेंट जो है उसको जब इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास होने से जो है उस फिलामेंट के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होती हैं, जिसकी वजह से उन कोलिजन्स की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो हीट एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में उस बल्ब में से बाहर की जानब जो है वो निकलती है। यानी कि जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, कि जिसमें से लाइट जो है वो निकलती है। तो जाहिर बात अब जो फिलामेंट है उसके अंदर एटम्स होंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन जब गुजरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस फिलामेंट में से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ। और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन से एक्सटर्नल एनर्जी लेकर एक्साइट और डी एक्साइट होंगे, जिसके नतीजे में रेडिएशन निकलेगी, थर्मल रेडिएशन निकलेंगी और जो है वो आपको लाइट जो है वो नजर आएगी। तो the other example of hot objects is filament of a bulb। फिलामेंट ऑफ ए बल्ब है, ये भी एक एग्जांपल है। when it gets hot due to electric current, it emits thermal radiations। तो ये थर्मल रेडिएशन जो हैं उनको एमिट करती है जब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। तो ये फिलामेंट हॉट हो जाती है। क्यों हॉट हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होते हैं एटम्स के साथ, और जब इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होते हैं एटम्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ कोलिजन होने की वजह से जो एटम्स होते हैं उस फिलामेंट के वो एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का डिफरेंस जनरेट होता है और रेडिएशन जो हैं वो एमिट होती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो है ये तो होगी लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि गर्म। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये दो ही डिस्कस किए हैं जो मेन है। ठीक है, जो दो मेन हैं, एक सन की और एक फिलामेंट ऑफ बल्ब की। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह हॉट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट निकलती है, इसी तरह कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं यानी कि ठंडे ऑब्जेक्ट्स, उनमें से भी लाइट निकलती है, रेडिएट होती है। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी लाइट को रेडिएट करते हैं। कोल्ड ऑब्जेक्ट्स
also radiate light। कोल्ड ऑब्जेक्ट भी जो है वो लाइट को रेडिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोइंग ऑफ वॉच, घड़ी, घड़ी का चमकना। अब घड़ी तो ठंडी होती है लेकिन वो चमक रही होती है, उसमें से लाइट निकल रही होती है, रेडिएशंस जो हैं वो निकल रही हैं। इसी तरह क्लॉक डायल्स जो हैं और जो रेडिएशन है फ्रॉम ट्यूब लाइट, क्लॉक के जो डायल्स होते हैं वो भी जब आप रात को देखते हैं तो आपको चमकते हुए नजर आते हैं। और इसी तरह एंड लाइट फ्रॉम द ट्यूब लाइट, ये जो ट्यूब लाइट्स घरों के अंदर लगी होती हैं, ये सारी क्या हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जिस तरह हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेडिएशंस को रेडिएट करते हैं, इसी तरह कोल्ड ऑब्जेक्ट्स भी रेडिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी घड़ी को, लाइट बंद हो और आप अपनी घड़ी को देखें तो घड़ी जो होती है वो ग्लो कर रही होती है, उसमें से लाइट निकल रही होती है। हालांकि घड़ी जो है या वॉच जो है वो तो एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये क्लॉक डायल्स जो होते हैं, रात के बाद कमरे के अंदर लाइट बंद हो तो आप अपना क्लॉक का डायल देखें तो वो भी आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह ये जो ट्यूब लाइट होती है, ठीक है, इस ट्यूब लाइट में से भी लाइट जो है, ये ट्यूब लाइट भी एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। आप उस ट्यूब लाइट को पकड़ के देखें तो वो आपको गर्म नहीं लगेगी, लेकिन उसके अंदर से लाइट जो है वो निकल रही होगी। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये किसकी हैं, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की हैं। तो जब करंट फ्लो करता है, गैस जो होती है इनसाइड द ट्यूब, जो ट्यूब जो है वो स्टार्ट क्या कर देती है, एमिट करना रेडिएशंस को। अब ट्यूब लाइट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली ट्यूब लाइट के अंदर जो है वो आपने गैस फिल की होती है, और वो जो गैस होती है उस गैस के एटम्स होते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसको कहते हैं आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जो ही इलेक्ट्रिक करंट पास करती है गैस के अंदर से, तो इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस गैस के जो एटम्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं। जब वो गैस के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी और मोमेंटम गैस के एटम्स को प्रोवाइड करते हैं, और गैस के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये एक्सटर्नल एनर्जी लेकर अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एटम एक्साइट और डी एक्साइट होता है। और जब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है तो इसके नतीजे में डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होता है, और वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस उस ट्यूब लाइट में से बाहर की तरफ निकलता है। तो ये दिस इज द एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो ट्यूब लाइट के अंदर होता है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो एमिशन ऑफ लाइट है, देयर आर few objects in which emission of light, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें जो emission of light, ये कौन बदतमीज आदमी है जिसका माइक चल रहा है, ये कौन बहुत है, इसका रोल नंबर नोट हो गया, ये अब भुगतेगा अपना, फौरन बंद करे अपने माइक को। पता नहीं क्या डंगर किस्म के लोग हैं आप, जानवर, एनिमल्स। बंद करो अपने इस माइक को। सारा वो अगले का टेम्पो जो है वो तोड़ देते हैं आप लोग।
कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें जो एमिशन ऑफ लाइट है वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर 10⁸ जब जो आप एक्साइटेशन वाली सोर्स जो है उसको रिमूव कर देते हैं। व्हेन द एक्साइटेशन सोर्स इज रिमूव्ड, यानी कि जब तक एक्साइटेशन सोर्स से वो एक्साइट करती रहती है उतनी देर तक तो लाइट का एमिशन होता रहता है, लेकिन जो ही आप उसको रिमूव कर देते हैं तो 10⁸ के बाद वो एमिशन जो है वो होना बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरिसेंस। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स के जिनमें 10⁸ सेकंड के बाद, यानी कि आपने जितनी देर तक आपने सोर्स ऑफ एक्साइटेशन दी हुई है, कहीं से भी आप एक्सटर्नल से उसको सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी देर तक तो वो लाइट एमिट करता रहेगा। लेकिन जूं ही आप जो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है उसको रिमूव करेंगे तो 10⁸ सेकंड के बाद उसमें से लाइट निकलनी बंद हो जाएगी। तो इस किस्म का ये जो प्रोसेस इसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोरिसेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जो है वो लाइट स्टॉप नहीं होती इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्साइटेशन ऑफ सोर्स, यानी कि आप एक्साइटेशन ऑफ सोर्स को रिमूव भी कर देते हैं लेकिन तब भी लाइट जो है वो निकलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फास्फोरेंस का नाम जो है वो देते हैं। इन फ्यू ऑब्जेक्ट्स light will not stop even after the removal of source of excitation, and this process is known as फास्फोरेंस। और इस प्रोसेस को हम फास्फोरेंस का नाम देते हैं। यानी कि आप सोर्स ऑफ एक्साइटेशन को रिमूव कर दें, मतलब जहां से आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस एक्सटर्नल एनर्जी को रिमूव भी कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो लाइट उस ऑब्जेक्ट में से निकलती रहती है। तो इस प्रोसेस को आप फास्फोरेंस का नाम देते हैं। अब एक और प्रोसेस होता है जो जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस ये वो प्रोसेस है कि जिसमें लाइट एमिट होती है कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से, यानी कि कोल्ड ऑब्जेक्ट में से जो लाइट में, ये जो पीछे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी क्लॉक डायल्स और इसकी ट्यूब लाइट की, और जो एग्जांपल आपको दी थी इसकी वॉच की, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से रेडिएशन निकले। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूमिनिसेंस, ल्यूमिनिसेंट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं ये इनमें से रेडिएशंस निकलती हैं और ये प्रोसेस जो है इसको ल्यूमिनिसेंस का नाम हम देते हैं। द प्रोसेस of emission of light from cold objects is known as
ल्यूमिनिसेंस। तो इसको हम ल्यूमिनिसेंस का नाम जो है देते हैं इस प्रोसेस को। अब कुछ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट जनरेट होती है, और कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से लाइट जो है वो एमिट होती है। जैसे जुगनू जो होता है, जुगनू के अंदर आप देखते हैं कि उसमें से लाइट निकल रही होती है रात के टाइम, तो वो बायोलॉजिकल ल्यूमिनिसेंस उसको कहते हैं हम। और जो केमिकल ल्यूमिनिसेंस की वजह से कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में के अंदर से लाइट निकलती है उसको हम कहते हैं केमिकल ल्यूमिनिसेंस। द emission of light from cold objects due to a chemical reaction is known as chemical luminescence। तो इसको केमिकल ल्यूमिनेसेंस का नाम देते हैं। और जो हमारे पास बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है लाइट, emission of light from cold objects due to biological reaction is known as bioluminescence। तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस का नाम जो है वो हम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जुगनू, जिनको हम कहते हैं फायर फ्लाइज, फॉर एग्जाम्पल फायर फ्लाइज। तो ये हमने अब जो है वो देख लिया है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट के निकलने की रीज़न क्या होती है, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से लाइट जो है उसके निकलने की रीज़न क्या होती है, और उनके कौन कौन सी उनकी एग्जांपल्स हैं, उनको हमने देख लिया। तो हॉट ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो सन है, और सन में मैंने आपको बताया इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो फिशन और फ्यूजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें बायोल्यूमिनेसेंस भी है, और उसमें केमिकल ल्यूमिनेसेंस भी है, और उसमें एग्जांपल्स भी आपको बताई हैं इसकी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे क्लॉक डायल्स हैं, वॉचेस हैं, ट्यूब लाइट है। तो ये कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशंस निकलने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का हॉट होना ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर कोल्ड भी होगा तो उसके अंदर से रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो सकती हैं, और बायो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से भी रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हमने स्टडी करनी है वो हमने करनी है स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैटर। स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैटर, के मैटर के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो कितनी होती है। हमें पता है कि लाइट जो है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी जो है ये न्यूट्रल कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एक्चुअली क्या है, दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और इनकी डायरेक्शन जो है मूव करने की वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर होती हैं किसी मीडियम के अंदर तो इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होते हैं। ये तो वेलोसिटी आपने निकाली हुई है फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, लेकिन जब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के अंदर एंटर होती है तो इसके अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं लिहाजा वो इफेक्ट होते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द मीडियम electric and magnetic field will be affected। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अफेक्ट होते हैं। अब जो कूलम फोर्स है फ्री स्पेस के अंदर, ना कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस, कूलम्स लॉ कि अगर कोई दो स्टैटिक चार्जेस हो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास कूलम्स लॉ का। तो ये फार्मूला आप कूलम्स लॉ का कब है? फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। लेकिन अगर इनके दरमियान में हमारे पास मीडियम हो इन चार्जेस के दरमियान तो फिर ये इक्वेशन चेंज होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और अगर इनके दरमियान में मीडियम हो तो फिर एक डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा जिसका कांस्टेंट होगा के ई। के ई जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कहलाता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब ये कूलम फोर्स हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस में। अब इन दो चार्जेस के दरमियान में ये जो Q1 और Q2 हैं इनके दरमियान में अब फ्री स्पेस नहीं है, इनके दरमियान में एक मीडियम जो है वो आ गया। ठीक है, तो अब जब ये मीडियम आ गया तो ये मीडियम जो है ये क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा जो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं उनको। तो हमने इस इफेक्ट को देखना है और देखना है कि जो मैटर है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है। तो के ई यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका बिहेवियर ऑलमोस्ट लाइक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर तो नहीं होते लेकिन इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और आपको पता है कि इंसुलेटर क्या होता है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकती। अब यहां पर ये जो के ई है ये एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी है इन मीडियम, मीडियम के अंदर, और एप्सिलॉन परमिटिविटी है इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बेसिकली इन दोनों की रेशो है। तो अब आपके पास ये जो फोर्स है इसके अंदर अब जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्क्राइब किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा। अब उसके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जो कांस्टेंट है फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट है के एम, दैट इज इक्वल टू
म्यू ओवर म्यू नॉट। म्यू होती है परमेबिलिटी ऑफ परमेबिलिटी इन मीडियम, और म्यू नॉट होती है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये परमेबिलिटी इन मीडियम और ये परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये भी उसी तरह ही रेशियो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो अब जो एक्सप्रेशन ऑफ लाइट है हमारे पास वो होता है C इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है फ्री स्पेस के अंदर, और मीडियम के अंदर जो है वो हमारे पास होगा V इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट। ये फ्री स्पेस के लिए है, और ये जब लाइट एंटर हो जाती है मीडियम के अंदर इनटू मीडियम। तो अब हमारे पास जो दो कांस्टेंट्स हैं, यानी कि एक के एम है म्यू ओवर म्यू नॉट, और एक हमारे पास के ई है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने तो के ई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर म्यू की वैल्यू निकालने तो के एम म्यू नॉट के बराबर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन, इसको 1 कह दें इक्वेशन, इसको 2 कह दें। इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो v हमारे पास 1 ओवर के ई के एम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर अगर 1 को देखें तो v इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c के बराबर है, तो c ओवर के ई के एम अंडर रूट, ये इसके बराबर जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मीडियम, उसके लिए जो के एम की वैल्यू है वो हमारे पास होती है के एम 10 की पावर -4 फॉर लाइट इन मीडियम। और आप ये क्लियरली दे सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये बहुत कम है, बहुत थोड़ी ये वैल्यू है। ठीक, 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एक नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। तो अब ये वैल्यू जो है ये इतनी स्मॉल है कि ये जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी स्पीड ऑफ लाइट को मैटर के अंदर। देखें ना, ये बहुत छोटी 10 के पावर, इससे तो कोई इफेक्ट, यानी कि जो मैग्नेटिक पार्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पार्ट है, ये वाला इलेक्ट्रिक पार्ट जो है वो इफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ लाइट को इनटू मैटर, क्योंकि वेलोसिटी जो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के ई के। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक पार्ट से तो जब लाइट एंटर होती है किसी मीडियम के अंदर तो उसके मैग्नेटिक पार्ट के ऊपर तो खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट है वो 10 की पावर -4 है, जो कि बहुत कम है। लेकिन इलेक्ट्रिक पार्ट जो है उससे वेलोसिटी ऑफ लाइट पर फर्क पड़ता है, और आप देख सकते हैं अगर के ई ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि मीडियम के अंदर जब एंटर होगी लाइट तो अगर के ई ज्यादा होगा तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर के ई कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसके अंदर वो कम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं ये इधर यहाँ पर लेक्चर जो है इसको एंड कर रहा हूँ। अब इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए हैं,
वो हम कल स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है मैं वो शुरू कर दूंगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।